वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग ग्रो के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रो जो कि ब्रोकर है, इसी के आईपीओ के बारे में हम बात करेंगे। अब इंडिया में बाय नंबर ऑफ यूजर्स ग्रो नंबर 1 ब्रोकर है, बट जिस वैल्यूएशन में ये आईपीओ आ रहा है, क्या आपको इसके लिए अप्लाई करना भी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो कहीं पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड सीधा बढ़ते हैं इस इशू के बारे में बात करने के लिए। अगर बात करें इस इशू की, तो इस कंपनी का रियल नेम है बिलियन ब्रेव गैराज वेंचर्स लिमिटेड। ये एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ आईपीओ है। उसके साथ ही ये फ्रेश इशू भी होने वाला है, ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है। ये कंपनी 1060 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू करने वाली है। 5572 करोड़ रुपीस का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल होगा। ये 2 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है। 95 to 100 रुपीस पर शेयर पे प्राइस बैंड दिया गया है। ये बीएसई एनएसई दोनों में ही लिस्ट होगी कंपनी। बात करें इसके लॉट साइज की, तो 150 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। 15,000 रुपए की मिनिमम बिड लगानी होगी रिटेल कैटेगरी में। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम आपकी 2100 शेयर्स की बिड लगेगी, जो की 14 लॉट्स की रहेगी, जिसके 2,10,000 रुपए की बिड लगानी होगी। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 67 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी, जो कि 10,050 शेयर होंगे, जिसके 10,05,000 रुपए की बिड लगेगी। अगर बात करें इस इशू के डेट्स की, तो ये स्टार्ट होगा 4 नवंबर को, क्लोज होगा 7 नवंबर को, अलॉटमेंट 10 नवंबर को पता लगेगी, रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 11 नवंबर को होंगे, एंड लिस्ट होगा 12 नवंबर को। प्री इशू जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 28% पे है, एंड पोस्ट इशू कितने होगा यहाँ पे अभी डिस्क्लोज नहीं कर रखा है। अब अगर बात करी जाए इसके लीड मैनेजर्स की, तो इस आईपीओ के 5 लीड मैनेजर्स हैं। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड। अब इतने सारे लीड मैनेजर्स हैं, जिसका मतलब एक ही होता है कि इतने बड़े इशू के सब्सक्रिप्शन के नंबर्स अच्छे आ जाते हैं। उसके साथ ही अगर बात करें अभी करेंटली इसके मार्केट में डिमांड की, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 31 अक्टूबर है, अभी ये आईपीओ स्टार्ट नहीं हुआ है, ये नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, बट स्टिल इसके जो ग्रे मार्केट नंबर्स हैं वो अभी आउट हो चुके हैं। करेंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से 16% पे यहाँ पे प्रीमियम इंडिकेट कर रहा है। इसके हिसाब से 2400 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट पे, अगर इसका अलॉटमेंट आपको मिलता है। अगर बात करी जाए कि कितने मार्केट कैप में ये कंपनी अपने आप को लेके आ रही है, तो भाई 61,735 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन में ग्रो वाले अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं। यहाँ पे जो सेकंड लिस्टेड लार्जेस्ट ब्रोकर है ना, वो एंजल वन लिमिटेड है। करेंटली जो एंजल वन लिमिटेड है ना, इसका जो मार्केट कैप है वो खाली 22,000 करोड़ है। तो आप समझ सकते हो ये इससे भी 3 गुना ज्यादा वैल्यूएशन पे अपने आप को लेके आ रहा है। बट रेवेन्यू वाइज भाई एंजल वन ज्यादा बेटर कर रहा है। इसके बारे में तो मैं अभी बात करूंगा, पर भाई ये वाला जो आईपीओ है, ये मोतीलाल ओसवाल से भी ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में अपने आप को लेके आ रहे हैं। क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए? रियली ब्रोकिंग बिजनेस में क्या अभी भी इतना दम बचा है? देखते हैं आगे इस वाली वीडियो में। बाकी अब पहले बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। 2023 में जो इसका रेवेन्यू था ना, ये 1260 करोड़ का था, पूरे साल का रेवेन्यू है ये। 2024 में ये इंक्रीज हुआ एट 2795 करोड़ पे आ गया। अब आपको पता ही है भाई किस हिसाब से यहाँ पे एफएनओ ब्रोकिंग का बूम चल रहा था। उसके साथ ही अगर बात करी जाए 2025 में ये रेवेन्यू 4060 करोड़ पे आ गया। 2024 से 2025 के रेवेन्यू को हम कंपेयर करते हैं तो ये 45% का ग्रोथ है। अगर बात करी जाए इसके पैट की, 2023 में 457 करोड़ रुपीस पे था। 2024 में इसने लॉस रिपोर्ट करा था 805 करोड़ रुपीस का, एंड 2025 में ये बड़ा प्रॉफिट आया 1824 करोड़ रुपए पे। अगर बात करी जाए इसकी बोरोइंग्स की, 2023 में कोई बोरोइंग नहीं थी, 2024 में 24 करोड़ की बोरोइंग थी, 2025 में ये 350 करोड़ पे पहुंच गई है, एंड डेट टू इक्विटी है ये 350 करोड़ पे पहुंच चुकी है। उसके साथ ही यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी दे रखे हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे 37.57% है, पैट मार्जिन यहाँ पे 44.92% का है, एबिटा मार्जिन 59.11% का है, 11.76 प्राइस टू बुक में ये कंपनी अपने आप को लेके आ रही है। उसके साथ ही अगर बात करिए इसके प्री आईपीओ ईपीएस की, तो ये खाली 3 पे है, जो कि पोस्ट आईपीओ 2.45 पे आ जाएगा। प्री आईपीओ जैसा प्री है ये 33.26 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 40.79 पे आ जाएगा। अब खाली मैं इसके फाइनेंशियल्स एंड की मैट्रिक्स से कंपेयर करूँ ना, एंड सीधा इसके जो सेकंड ब्रोकर है जो कि एंजल वन है, इससे भी इसे कंपेयर करता हूँ ना, स्टिल भाई इसके जो फाइनेंशियल है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव अपने आपको वैल्यूएशन में लेके आ रहे हैं। करेंटली एंजल वन का जो प्राइस टू बुक है ना, वो 3.85 है। उसके साथ ही एंजल वन 30,000 करोड़ के मार्केट कैप में जब भी पहुंचा है, तो सीधा 20,000 करोड़ पे आ जाता है उसके कुछ महीने बाद ही। उसके साथ ही अगर बात करें रेवेन्यू वाइज, अगर हम इन दोनों ही कंपनीज को कंपेयर करें ना, क्योंकि ये दोनों भाई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हम बोल सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली मोतीलाल ओसवाल या ऐसी कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दो यहाँ पे ये सारे पीयर कंपैरिजन में इन लोगों ने खुद ही अपने आरएचपी में शो कर रखा है, बट इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मेन जो बिजनेस का रेवेन्यू है वो ब्रोकिंग से आता है। तो जो एंजल वन है ना, 2023 में इसका जो रेवेन्यू था 3000 करोड़ का था, 2024 में बढ़कर के 4000 करोड़ पे पहुंचा है, एंड 2025 में 5000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करा है। ये मैं सारे अप्रोक्सीमेट नंबर्स बता रहा हूँ, रेवेन्यू थोड़ा सा ज्यादा है। एंड पैट भी अगर आप देखेंगे 2023 में 890 करोड़ का पैट रिपोर्ट करा था एंजल वन ने, 2024 में 1126 करोड़ पे पहुंचा, एंड 2025 में 1170 करोड़ पे है। एंड 2025 में भी इसका पैट इस वजह से कम आया है या फिर नेग्लिजिबल से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो ब्रोकिंग का
का रेवेन्यू था वो कम हो गया था। तो ओवरऑल अब देखो आप यहाँ पे जो EPS है वो 130 का है और 130 का अर्निंग पर शेयर है एंजल वन का। वहीं पे जो ग्रो है वो 3 की EPS पे अपने आपको ले जा रहा है। उसके साथ ही वैल्यूएशन वाइज देखा जाए एंड रेवेन्यू को भी अगर आप कंपेयर करें ना, तो रेवेन्यू से अगर मार्केट कैप को देखा जाए एंड वहीं पे रेवेन्यू ग्रो का भी देखा जाए तो आप खुद ही देख सकते हैं ग्रो वाले बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में लेके आ रहे हैं। ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। ऊपर से पूरा का पूरा कंपोनेंट, मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट सिर्फ ऑफर फॉर सेल है। कंपनी को इससे कोई फायदा नहीं होगा, खाली 1000 करोड़ का और फ्रेश इशू है जो कि कंपनी को एक्चुअली में मिलेगा। मैं यही कह रहा हूँ भाई, अभी बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं एंड मोस्टली आईपीओ बहुत एक्सपेंसिव है एंड यहाँ पे ग्रो वाला भी आईपीओ बहुत एक्सपेंसिव है। सिर्फ इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए ही मैं आपको बोलूंगा इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट ये लिस्टिंग के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि लिस्टिंग का फायदा तो हम लोग उठा ही सकते हैं। उसमें कोई भी यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं होता है। रिस्क इस वजह से नहीं होता है क्योंकि अगर अलॉटमेंट नहीं आया तो आपको ओपन मार्केट से जाके बाय नहीं करना है। अगर अलॉटमेंट आ गया तो जो भी उस दिन लिस्टिंग के डेट पे आपको प्रीमियम मिले ले लो, मार्केट प्राइस में सेल करके, वही ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। हालांकि ये कोई एडवाइस वाली वीडियो नहीं है बट ये चीज यहाँ पे मैं पर्सनली फॉलो करने वाला हूँ क्योंकि मैं एंजल वन को बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ एंड मोतीलाल ओसवाल वाले शेयर को भी मैं बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। दोनों ही कंपनीज ग्रो के सामने बहुत बेटर कर रही है बट वैल्यूएशन वाइज दोनों ही कम है। मोतीलाल ओसवाल लास्ट क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट करा था एंड एंजल वन ने लॉस तो रिपोर्ट नहीं करा बट यहाँ पे भी हालत इतनी ज्यादा अच्छी फिलहाल नहीं चल रही है एंड ग्रो इस बीच में आया है बट यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। स्टिल अगर बात करी जाए इसके आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की ना, तो ग्रो वालों को एक्सपेंडिचर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के 150 करोड़ रुपए की जरूरत है। ब्रांड बिल्डिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए 225 करोड़ रुपए की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ देयर मटेरियल सब्सिडरीज जो GCS है, इसका फुल फॉर्म है ग्रो क्रेडिट सर्व टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये इनका एक NBFC इन लोगों ने सेटअप करा है जिसके इन्हें 205 करोड़ रुपए की जरूरत है इसका कैपिटल के लिए। ग्रो इन्वेस्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड, इसके लिए इन्हें 167 करोड़ रुपीस की जरूरत है इसके MTF बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इनऑर्गेनिक ग्रोथ एंड एक्विजिशंस के इन्हें बचे पैसों की जरूरत है जो कि यहाँ पे नहीं शो कर रखा है कितने, बट ओवरऑल ये है इसका कुछ ऑब्जेक्टिव। एंड अगर अब बात करी जाए ये कंपनी है क्या, करती क्या है, तो वेल ये 2017 में इनकॉर्पोरेटेड थी। बैंगलोर बेस्ड एक फिनटेक कंपनी है, तो बताने की जरूरत भी नहीं है, जो बाकी सारे ही ब्रोकर्स करते हैं वो ग्रो भी करता है, उसकी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, यहाँ पे इन लोगों ने अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर रखा है, ये MTF फैसिलिटी देते हैं, क्रेडिट भी देते हैं एंड AMC सर्विसेज भी अब देते हैं। उसके साथ ही ब्रोकरेज सर्विसेज जो स्टॉक्स एंड डेरिवेटिव्स में होती है वो तो होती ही है नॉर्मल ब्रोकर्स की तरह। करेंटली ग्रो के 1415 एम्प्लॉइज हैं एज ऑफ 30 जून 2025। मैंने तो भाई सब कुछ आपको बता ही दिया है क्या आपको इसमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि ओवरऑल मैं यही देख रहा हूँ भाई, लेंसकार्ट हो, ग्रो हो, स्टड्स का भी आईपीओ है, वो भी, ये सारी कंपनी बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में अपने आपको लेके आ रहे हैं। पूरा भोले भाले लोग होते हैं, उनका फायदा उठाने के लिए यहाँ पे चीज करी जा रही है। बट मैं आपको बोलूंगा भाई बहुत ज्यादा सेफ रहने की जरूरत है। अगर आप इसके बाकी सारे पीयर्स से भी इसको देखते हैं ना, ग्रो वालों ने अपने ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 पीयर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है। एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, 361 वैम, नुवामा वेल्थ एंड प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड। इन सारी ही कंपनीज का जो मार्केट कैप है ये ग्रो से बहुत कम है एंड उसमें जो बेस्ट मतलब मेरे को जो पर्सनली लगता है वो मेरे को एंजल वन ही लगता है। 361 वैम का भी रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पे हम आनंद राठी को भी डाल सकते हैं, इन लोगों ने नहीं डाला है बट ये सारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है भाई। इसके सामने वही गई, यहाँ पे 45% का रेवेन्यू ग्रोथ तो आया है, पर क्या ये अगले क्वार्टर में भी ऐसा ही रहेगा? एट द एंड ऑफ द डे अगर ये अपने आप को इतनी मार्केट कैप में भी लिस्ट करा देते हैं तो कुछ टाइम तक तो सब कुछ सही रहेगा, बट जब नेक्स्ट रिजल्ट आएगा अगर ये वैसी परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाएंगे, EPS में ग्रोथ नहीं दिखेगी, तो इसका शेयर प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। एंड ये आप पिछले कई सारे IPOs में देखते ही हैं, स्टार्टिंग में जब भी कंपनी लिस्ट होती है एंड वो ओवर वैल्यूड होती है ना, IPO 6 से 1 साल तक परफॉर्म करता ही नहीं है, वो शेयर हमेशा नीचे जाता है। एंड वैसी ही कुछ चीज मेरे को यहाँ पे दिख रही है। एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा है, आपका ही डिसीजन रहेगा। मेरे बोलने में आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई भी नुकसान होगा मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं क्या चीज करने वाला हूँ वो मैंने आपको बता दिया है, बट यस वो काफी रिस्की चीज है, आपको करनी है, अपने रिस्क देख करके ही करना है, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लेकर के ही करना है, मेरे बोलने में कुछ भी नहीं करना है। फुल डिस्क्लोजर है। दूसरी चीज, IPO आ ही चुका है, कई टाइम से इसकी बातें चल रही थी कि IPO आएगा, अब ये आ चुका है। अब इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। ये 2 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है। जो ब्रोकिंग कंपनीज होती है या फिर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज होती है, ये कई बार डिविडेंड्स देती है, स्प्लिट भी होते हैं, यहाँ पे ये बोनस भी इशू करती है, जैसे कि आपने देखा ही होगा कई सारे शेयर्स में 2 रुपए की फेस वैल्यू में आ रहा है। क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। फेस वैल्यू वाली वीडियो को जरूर देखना, आपको सब समझ आएगा। एंड यहाँ पे मेरे को लगता नहीं है इन्वेस्टर्स के जो अभी अप्लाई करेंगे उनके लिए ज्यादा वैल्यू छोड़ी गई है, आगे चल करके इतनी ज्यादा ग्रोथ
नहीं आ पाएगी इस वाले बिजनेस में। बाकी ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल डूब ही जाएगा, हमें इसे ट्रैक करते जाना है एंड फिर आगे चल करके अपना डिसीजन बनाना है। बाकी मैं इसी हिसाब से इस कंपनी के साथ डील करने वाला हूँ एंड इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये वीडियो कहीं भी पसंद आई वीडियो जरूर से लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस। एंड हाँ भाई, हो सकता है यहाँ पे सोशल मीडिया में कई ज्यादा हाइप हो, बट उस पर मत पड़ना। एट द एंड ऑफ द डे आपको पैसे कमाने हैं एंड लोगों की बात सुन करके अगर आप इन्फ्लुएंस हो जाए एंड नुकसान हो जाए तो वो लोग आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे। बस मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। देन बाय गाइस।